हेलो एवरीवन, साइंस बुक के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक जो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देखिए आपके टर्म 2 के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। टर्म 2 और जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स हमें बताता क्या है? काइनेटिक्स हमें बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। क्या बताता है? रिएक्शन के बारे में बताएगा कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। और इसके अंदर हम बात करते हैं स्पीड की। किसकी? स्पीड की। कि मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो वो किस स्पीड से होगी, उसकी रेट क्या होगी। इस सब को हम किस में बात करते होते हैं बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। काइनेटिक्स जो ब्रांच है ये क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with कहां से खराब मार्कर आ गया? with the study of speed of reaction or rate of reaction the branch of chemistry which deals with study of speed of reaction or rate of reaction of chemical reaction लिख लीजिएगा, of chemical reaction or chemical reaction or the factor affecting of chemical reaction, the factor affecting the factor affecting देखिए the branch of chemistry which deals with the study of the speed of reaction or rate of chemical reaction, the factor affecting the rate of reaction जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको? केमिकल रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन and the mechanism by which the reaction proceed is known as chemical kinetics, देखिए क्या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का वो एरिया जो क्या डील कर रहा है कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट क्या होगी, स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, वेरी स्लो होगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ, क्या चीज इफेक्ट कर रही है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्या इफेक्ट कर रहा है उसको। एंड द मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर करते हैं भाई? 3 पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। एक रिएक्शन तो होती है वेरी स्लो, एक होती है वेरी फास्ट, एक होती है मोटाई या नॉट सो फास्ट और नॉट सो स्लो। क्या होती है थर्ड? रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी फास्ट, नाइदर वेरी फास्ट nor very slow। देखिए वेरी स्लो रिएक्शन
बहुत धीरे हो रही है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या है, आपने क्या काम किया, घर पे गए, कोई भी आयरन का पेन ले, किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ भी था, पेन के अंदर आयरन तो प्रेजेंट है ही हमारे पास, आपने पेन परचेज किया और आपने क्या किया, उसको घर पे रख दिया। घर लेकर जाकर रखते ही क्या होगा, उसके ऊपर क्या जर लग जाएगी, रस्टिंग आ जाएगी? नहीं आएगी, बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक लगती है। लॉन्ग टाइम पीरियड है मतलब उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, वेरी स्लो। कैसी है, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है वेरी फास्ट की। ऐसी रिएक्शन जो क्या है बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है, ऐसी रिएक्शन जो क्या है बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है। जैसे मैं बात करूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का फॉर्मेशन, HCl। देखिए यहां पर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म के अंदर पहले से था, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में क्या था, ये पहले से था। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बात अलग है कि वो रिएक्ट नहीं हो रहा, ये बात अलग है कि वो इस टाइम पे रिएक्ट नहीं हो रहा, बट था तो ना उस पोजीशन पे, उस चीज के अंदर तो था। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर आयंस की फॉर्म में था, अपने H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में था, तो ये क्या हो गया, बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट कर क्या बना देगी, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O। H2O, ये रिएक्शन क्या है, इतनी फास्ट होती है कि हमें स्टार्ट करते ही पता लग जाता है। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl में कर दो डिसॉल्व, तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी फास्ट है कि हम इसकी रेट ही नहीं पता कर सकते, इतनी फास्ट है कि मैं इसकी रेट ही नहीं पता कर सकता, मैं ये नहीं बता सकता कि इसकी रेट क्या होगी, किस स्पीड से हो रही है रिएक्शन, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं टाइम मेजर करने लगा, इतने में क्या हो गया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रोसीड हो गई। मैंने स्ट्रोक वाइज ओपन की, निकाली और उसको टाइम मेजर करने लगा, ऑन किया, तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड हो गई। अगर ये प्रोसीड हो चुकी है तो मतलब मैं इसका रेट क्या नहीं कर सकता, फाइंड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, फाइंड नहीं कर सकता। और तीसरी बात आती है नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। इतना मैं रब कर रहा हूं एक बार, नाइदर वेरी स्लो एंड नॉर वेरी फास्ट। अब इसको देखो, बहुत सी रिएक्शन ऐसी भी होती है जो ना क्या होती है, ज्यादा तेज होती है, ना ज्यादा क्या होती है, धीरे होती है। जैसे क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, H2O2, H2O2 है, इसको सोडियम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, H2O प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 की फॉर्मेशन में आ रहा है। ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं है कि मैंने इसको क्या लिया, H2O2 लिया, डायरेक्ट रिएक्शन प्रोसीड करा दी, मेरे को पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम लग रहा है। नहीं, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। इस बात को याद रखिएगा कि ऐसी रिएक्शन को प्रोसीड होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ये इतनी फास्ट नहीं होती, ना ही इतनी स्लो होती है कि 10 साल पड़ा रहती है, 15 साल पड़ा रहती है तब जाके इसके ऊपर काम करे। नहीं, टाइम लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 7 दिन लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग सकते हैं, पर काम होगा। क्या होगा, काम होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल तो ये था मेरे पास, दूसरा एग्जांपल है क्या है, सुक्रोज का, C12H22 O11। ये होता है क्या, O11 को जब मैं क्या कर रहा हूं, H2O के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं, H2O के साथ। किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं रिएक्ट, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करा रहा हूं। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का, सुक्रोज क्या करता है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। C6H12O6 किसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और क्या बना देते हैं साथ में, C6H12O6 फ्रैक्टोज। C6H12O6 ये क्या होता है, फ्रैक्टोज। अब मैंने क्या किया, एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपनी ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज पढ़ा होगा। तो देखिए क्या किया मैंने, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल लिया, मैंने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया।
H प्लस आयन की प्रेजेंस थी वहां पर। किस चीज की प्रेजेंस थी? H प्लस आयन की। किस चीज की प्रेजेंस थी खानों में? H प्लस की। तो ये तो नहीं काम हुआ कि मैंने पानी के अंदर ग्लूकोज मिक्स किया, हाथों सुक्रोज और ग्लूकोज और सुक्रोज के अंदर वो टूट गया, सॉरी फ्रैक्टोज के अंदर वो टूट गया, ऐसा काम तो नहीं हुआ, टाइम लिया। केमिकल काइनेटिक्स इसी को क्या कर सकती है? प्रॉपरली बता सकती है कि कौन सी रिएक्शन क्या है, किस स्पीड से होगी। इसी चीज को बताने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसी चीज से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? रेट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? रेट या स्पीड। रेट या स्पीड को हम फाइंड कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? कर दो इसको ना, ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है। पहली बात तो मुझे पता लगी कि मैं रेट कैसे फाइंड करूंगा, है ना? रेट पता लग गया कि रेट सर क्या कह रहे हैं, ऐसे फाइंड किया जा सकता है। अब दूसरी बात, रेट होता क्या है? रिएक्शन के टाइप्स आपने समझ लिए हैं, मुझे लगा अब तक यहां तक आपको समझ आएगा। अब मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, मैं उसको कैसे फाइंड करूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन concentration of any one of the reactants or products, change in concentration of any one of the reactant or product। देखो, change in concentration of any one of the reactant or product with per unit time with respect to per unit time। कैसे? ये पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यहां पर यूनिट टाइम, देखो एक पर यूनिट टाइम आपको बता रहे हैं कि किसी एक डेफिनेट टाइम के अंदर उस रिएक्शन का क्या है, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो बेसिक बन रही है, एसिडिक बन रही है, प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं या रिएक्टेंट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इस चीज को बताने का काम कौन करेगा? पर यूनिट टाइम के अंदर हम रेट से करेंगे। तो रेट को क्या लिख सकते हैं? आर यू लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? दिक्कत है या बताओ भाई मुझे, मेरे ध्यान में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर और पी लिखे मैंने इसको, तो मैं कैसे फाइंड करूं? तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम होगी पर यूनिट टाइम में, तो प्रोडक्ट की क्या होगी? बढ़ेगी। रिएक्टेंट अगर कम कंसंट्रेशन का है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन अपॉन में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट कर दिया? आर से। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। देखो मैंने क्या लिया, एक रिएक्शन को प्रोसीड कराया, एक रिएक्शन को सेम टेम्परेचर पर प्रोसीड कराया। मैंने कहा रिएक्टेंट आपके पास ही है, रेट फाइंड करना है आपको। रिएक्टेंट ये थे, पहले प्रोसीड कराया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतने टाइम के अंदर ये मिली मुझे, आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिल गई मेरे को, रिएक्टेंट की डिक्रीज हुआ कंसंट्रेशन में। कितने टाइम से? टाइम 0 से लेकर टाइम t तक का फाइंड कर रहा हूं। कितने से? टाइम 0 से लेकर टाइम t तक का। 0 पर आपकी कंसंट्रेशन सपोज कीजिए कुछ भी थी, x थी। 0 पर आपकी कंसंट्रेशन क्या थी? x थी। और यहां पर टाइम t पर आते ही क्या होगी? x माइनस x2 होगी या नहीं होगी? x माइनस x2। टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया कंसंट्रेशन उसकी क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। ये नॉर्मल सी बात है आपके लिए। यहां मैं रेट कैसे फाइंड कर सकता हूं? और दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है मेरा?
दूसरा फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन concentration of product, increase in concentration of product P upon में time interval increase in concentration of product upon में time interval। अब यहां पर देखो R2 माइनस R1 हो गया या कुछ भी कर लीजिए आप लोग, आपकी कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन को माइनस कर देते हैं। फिर R2 माइनस R1 लिख दूं तो इसको कोई दिक्कत है, अपॉन में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, T2 माइनस T1 लिख दूं, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो कोई दिक्कत है। इसको डिनोट कैसे कर सकता हूं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, देखो यहां तक आपको मेरे ध्यान में समझ आया होगा जो चीज मैंने बताई है अभी तक, है ना। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बात करते हैं R2 माइनस R1। सपोज कीजिए कोई रिएक्शन मेरे पास प्रोसीड हो रही है, R1 कंसंट्रेशन है उसकी X और R2 कंसंट्रेशन है उसकी Y, तो मैं इसको लिख सकता हूं Y माइनस X कितने टाइम पर, टाइम इज इक्वल टू 0 से टाइम इज इक्वल टू T तक, टाइम इज इक्वल टू 0 से टाइम इज इक्वल टू T तक। तो T2 माइनस T1 पहली रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन में कब चेंज आया और दूसरी में कब चेंज आया वो लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक छोटे से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस पूरी की बात करूं, इस पूरी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल या डी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। डेल क्या मतलब होता है, डेल डिनोट करता है आपका हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट के अंदर जो चेंज हो रहा है रिएक्शन के अंदर, किसको डिनोट करता है, रिएक्शन के अंदर हाई चेंजेस को, किसको डिनोट कर रहे हैं बच्चों, हाई चेंजेस को डिनोट करता है। और डी क्या करता है, स्मॉल चेंजेस, कुछ अमाउंट के अंदर जहां पर चेंज हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या करूं, डेल आर अपॉन में डेल टी, डेल आर अपॉन में डेल टी। पर हमेशा याद रखना कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो माइनस के अंदर होगी और जो प्रोडक्ट होगी वो प्लस के अंदर होगी। तो ठीक है, मैं इसको लिख दूं या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और लगाकर डी आर अपॉन में dt, dr अपॉन में dt। तो दोनों का मतलब क्या है, यहां पर मैं इसको रख करके लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट करते हैं डेल इज इक्वल टू लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज। लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज और स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज को, तो दोनों क्या है, मतलब क्या है, चेंज एक लार्ज अमाउंट में हो रहा है और एक जगह पर क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट के अंदर हो रहा है। तो मैं रिएक्टेंट्स की क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं यूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे। डेल क्या बताता है कि कितना चेंज हुआ है, उसका एक एवरेज निकाला और उसको मैंने यहां पर प्रोसीड कर दिया या रख दिया, वो डेल आपको बता देगा। तो यहां तक मेरे ध्यान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सी चीज बताइए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो डेल आर अपॉन में डेल टी मेरे पास ये बन चुका है। इसी को अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं, यहां तक मैं रब कर रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बचा है कि मेरे पास क्या है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। किसके लिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसके लिए, रेट, एक सेकंड यहां थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं ना, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इसको P को थोड़ा सा इसके पैर में लिख लीजिएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ROR इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं इसको पूरे को क्या लिख दूं,
डेल पी लिख दूं अपॉन में इस पूरे को क्या लिख दूं, डेल टी लिख दूं। कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी यहां पर या नहीं होगी बताइए। काम कुछ भी नहीं किया मैंने, उसी फॉर्म के अंदर यहां पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया डेल पी अपॉन में डेल टी। तो ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, क्या कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पड़ता है, हमेशा याद रखना अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज के लिए मैं ये साइन लगा रहा हूं और डिक्रीज जहां पर बात करूंगा मैं अब यहां पर नीचे का है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टर्मिनोलॉजी को समझिए। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड कर रहा हूं किसी भी पूरी रिएक्शन के लिए, तो पूरी रिएक्शन के लिए मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ डेल आर अपॉन में डेल टी, माइनस ऑफ डेल आर अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल पी अपॉन में डेल टी, पी अपॉन में डेल टी। तो ये पूरी रिएक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। किस टाइप की रिएक्शंस के लिए, मोटाइल रिएक्शन के लिए जो ना क्या है ज्यादा स्लो है ना क्या है ज्यादा फास्ट है। तो समझ आया यहां तक, इसलिए यहां तक में कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना उस टॉपिक से, आपको वहां पर आप हमारी टीम क्या करेगी, आपको रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करेगी। क्लियर है ये चीज, चलिए यहां तक आपको क्लियर हुई होगी चीज। तो मैं बात करूं, मेरे को फाइंड करनी है एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एग्जांपल है मेरे पास क्या, PCl5, PCl5 क्या कर रही है, PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन कर रही है। PCl3 प्लस Cl2 का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। PCl5 बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन कर रही है। तो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये जो रिएक्शन है ये क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी, ज्यादा काम करना नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, तो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रिएक्टेंट है मेरे पास क्या ये, तो डेल PCl5 अपॉन में डेल टी माइनस का, ये किसके अंदर होगा, माइनस के अंदर होगा। हमेशा याद रखना माइनस माइनस आके आगे बाद में प्लस लगता है। तो प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, डेल प्लस डेल PCl3 डिवाइड बाय डेल T इज इक्वल टू प्लस डेल Cl2 डिवाइड बाय डेल T। ये काम कर दूं तो मेरे पास कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डेल PCl5 अपॉन में डेल T। मुझे टाइम नहीं पता किस टाइम पर ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है, मुझे ये नहीं पता कि कितना टाइम इसने इनटेक किया है, कितना टाइम इसने इनटेक किया है। मेरे को ये नहीं पता PCl3 बनने में कितना टाइम लगा है, मुझे ये नहीं पता कि कितना टाइम लगा है Cl2 बनने में, पर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। काम कुछ भी नहीं किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, काम इतना सा है बस आपके पास। दूसरी चीज के ऊपर एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। एग्जांपल है ये, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। चलिए कर दो ना, ठीक है। अब मैंने कहा आपको कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है टू स्टेप्स में, कि कोई रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है टू स्टेप के अंदर। A प्लस बी जब रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या कर रही है, C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रही है। A प्लस बी रिएक्ट होकर C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रही है, आप यूं लिख दीजिए A प्लस बी रिएक्ट होकर 2C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रही है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है इस पूरी टर्म के लिए। तो मैं कैसे काम करूंगा, मुझे काम करना पड़ेगा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो मैंने क्या कहा था, डेल माइनस ऑफ डेल
माइनस ऑफ डेल क्या हो जाएगी आर, या ए लिख दीजिए रिएक्टेंट, माइनस ऑफ डेल आर अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल पी अपॉन में डेल टी। ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला है इसका रिप्रेजेंटेशन का, तरीका है मेरे पास रिप्रेजेंट करने का। तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरी रिएक्शन के लिए फाइंड करनी है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर माइनस ऑफ डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अब यहां पर मैंने 2 लगाया, क्या है 2 लगाया है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके बारे में भी हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अभी नॉर्मल सी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हम सीख रहे हैं कि हमें पता लगे कि सर अगर रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको मैं एक बार क्या करता हूं 2 को मैं एक बार भूल जाता हूं, तो क्या करता हूं डेल सी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू प्लस सॉरी यहां पर प्लस डेल डी अपॉन में डेल टी। ये मेरे पास क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में मैंने इसको पूरी टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें नहीं आया, आप एक बार वापस करा दीजिए। हम एक लाइव क्लास लेंगे उसके अंदर आपको ये सारा कुछ करा देंगे, ठीक है। अब यहां तक तो बात हुई रेट ऑफ रिएक्शन की कि यहां ये रेट ऑफ रिएक्शन हम सर फाइंड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आया होगा आप में। बट अब मैं बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो मैं इसको रब कर देता हूं पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं। यूनिट की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं यूनिट कैसे फाइंड करोगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पी क्या है, क्या प्रेशर लग रहा है, वी क्या है वॉल्यूम है, एन नंबर है, आर क्या रेट है और टी क्या टाइम टेकन है। सारों की आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो मेरे को क्या पता है पी, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं किसी और फॉर्म में तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे, एन बाय वी इज इक्वल टू पी बाय आर टी, पी बाय आर टी। इसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे। देखो इसको या तो कैपिटल से शो करते हैं यहां पर, ठीक है चलो ये लीजिए, ठीक है। यहां पर n बाय v इज इक्वल टू p बाय rt की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको क्या किया थोड़ा सा इंटरचेंज करके शफल करके लिख दिया है। तो मेरे पास और क्या बन जाएगा, तो और लगाकर लिखूं n बाय v किसके इक्वल होता है, n बाय v इज इक्वल टू होता है c, n बाय v इज इक्वल टू किसके होता है, वी नो दैट n बाय v इज इक्वल टू c। तो मेरे पास क्या बन गया p बाय rt, p बाय rt, c इज इक्वल टू p बाय rt हो गया। अब मेरे को क्या पता है c इज इक्वल टू p बाय rt होता है, तो मैं क्या कर सकता हूं नंबर ऑफ मोल प्रेशर। अब मैं क्या कर सकता हूं p फाइंड करना है, तो p इज इक्वल टू क्या हो सकता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंटिंग मोल ऑफ द गैस, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस, कितनी गैस बनी है उसके नंबर अपॉन में प्रेशर तभी फाइंड हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो पूरी रिएक्शन होगी तो गैस के कितने मोल बन रहे हैं और टोटल नंबर कितने बन रहे हैं इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये आपके लिए क्या हो गया वेयर पोटेंशियल प्रेशर फाइंड करने का, ये आपके पास क्या हो गया पोटेंशियल प्रेशर का है। फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल प्रेशर, इसको याद रखिएगा। तो मेरी रेट क्या होगी, मैं इससे फाइंड कर सकता हूं इस पूरे फॉर्मूला से। तो मेरी रेट क्या है मोल लीटर इनवर्स, यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मेरी क्या है यहां पर यूनिट है, और कुछ होती है क्या बता दीजिए भैया मुझे। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आपकी क्या आ गई यहां पर यूनिट आ गई। कि कितना टाइम लगा उस रिएक्शन को प्रोसीड होने में, कितना टाइम लगा उसको अपनी वापस स्टेज के अंदर आने में, सारों का क्या है एक इसकी एक क्या है ये यूनिट है। समझ आया यहां तक? चलिए आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे अब एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड की जाता है, और कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आप आगे इन फ्यूचर फाइंड कर सकते हो, जिससे आपको क्या इन फ्यूचर किसी भी टाइप की रिएक्शन का रेट फाइंड करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं वो 12th प्लस क्लास 10th दो क्लासेस के आएंगे, यहाँ पर 9th की भी लेके आएंगे, 11th की भी लेके आएंगे, बट आप अगर सपोर्ट करोगे 10th और 12th की वीडियो कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलती रहेंगी। इसीलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।